everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. आरुषि तली. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ. तुम्हारा क्लास 10th का साइंस का बोर्ड आ गया है और अब तुम्हें बायोलॉजी रिवाइज करनी होगी. तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में बायोलॉजी को रिवाइज करवाने वाली हूँ. हर चीज मैम के साथ अपन एकदम स्पीड अप करके फटाफट से पांचों के पांचों चैप्टर बायो के फटाफट से रिवाइज करेंगे. उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आने के चांस है. दूसरा, वो पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में हाईलाइट करके आने हैं वो सब A to Z इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश रहेगी. बेटा आप लोग मैम के साथ एंड तक जुड़ के वीडियो देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. तो भाई सबसे पहला चैप्टर है हमारा बायो का लाइफ प्रोसेसेस. तो भाई लाइफ प्रोसेसेस एग्जैक्टली होता क्या है? भाई हम जो लिविंग बींग्स है, हमारी बॉडी के अंदर हम सांस लेते हैं, खाते हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. जितनी भी लिविंग प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं विच आर बेसिक प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं ताकि वो इस धरती के ऊपर जीवित रह सके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स वाले पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस. तो आपको पता होगा कि होती क्या है, तभी तो आप ऑड वन आउट कर पाओगे. तो क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ये हमारी चार बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं. इसके अलावा ऑप्शन में कोई भी लाइफ प्रोसेस आ रही है वो गलत है. चलो, लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी जो होती है भाई, हमें ऑब्वियसली कोई लाइफ प्रोसेस हो रही है, अगर हम खाना खा रहे हैं इसमें हमें एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो एनर्जी कहां से मिलती है? बाय न्यूट्रिशन. भाई खाना भी खाते हो घर पे, राइट? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस में हमेशा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड आगे क्वेश्चन होगा डिफाइन एक्सक्रीशन, फिर आगे कुछ होगा. तो डिफाइन वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप फूड को लेते हो और ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है उसको यूटिलाइज करती है आपकी बॉडी. ठीक है, किस लिए? लाइफ प्रोसेसेस के लिए. सिंपल, हम फूड लेते हैं हमारी बॉडी में एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस लिए? ताकि हम लाइफ प्रोसेस कर सकें और हम उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? क्वेश्चन आ सकता है भाई डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले. यहां पे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. तो भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन है जब ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड. एग्जाम्पल एकदम पूरी बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स मेंशन करके आने हैं, नंबर होते हैं एग्जाम्पल के और डेफिनेशन के, तो याद रखेंगे. नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन बेटा जब कोई और किसी और पे डिपेंडेंट है कि भाई ये खाना बनाएगा तभी मेरा पेट भरेगा. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म की हुआ है जब वो नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि भाई मुझे खाना मिलेगा. एग्जाम्पल आपके एनिमल्स एंड फंगाई. ठीक है, एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद डेफिनेशन. चलिए फिर आती है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी टाइप्स होते हैं. क्या क्या हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सबसे पहले देखेंगे सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जैसे ही नाम आए, अरे सैप्रो है ना, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म खाने वाले, कचरा खाने वाले, राइट? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सम डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक फूड एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम देम. ठीक है, ऑर्गेनिक रिमेन्स जैसे एक्सक्रीटा, कोई डेड ऑर्गेनिज्म मतलब कचरा खाते हैं. ठीक है, एस फॉर सैप्रोफिटिक, एस फॉर सस्ता बजट है इनका, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं जैसे फंजाई, यीस्ट एंड मशरूम्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मतलब कि किसी और पर चिपक कर उसके थ्रू उसी पर रहने लग जाता है, होस्ट की बॉडी पर खाना खाता है, जैसे आपकी सर की जुएं. तो इट इज वन ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स और उसकी बॉडी के बाहर या इनसाइड वो फूड कंज्यूम करेगा विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म. क्या जुएं हमें मार देती है? नहीं, वो हमें बिना मारे हमारी बॉडी से खून ले रही है. तो पैरासाइट्स आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन शेल्टर एंड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल बेहद ही इंपॉर्टेंट है. कशक्यूटा बेटा आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है. तो कशक्यूटा याद रखेंगे. ये एक प्लांट है बेटा. ऑर्किड्स, टिक्स. टिक्स क्या होती है? ये भी एक तरीके की जुएं होती हैं जो एनिमल्स वगैरह में हो जाती हैं. लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? दीज आर पैरासाइट्स. फिर आती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
सिंपल सा मतलब है होलोजोइक, खाओ और पचाओ, है ना, कहते हैं ना खाना खाओ और पचाओ भाई। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक लो, खाओ और फिर पचाओ, ठीक है, दिस फूड इज डाइजेस्टेड। सिंपल, दो वर्ड याद रखने, खाओ और पचाओ। खाओ इज इनटेक, पचाओ इज डाइजेस्ट। तो जिस भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाओगे और पचाओगे दैट इज होलोजोइक। इसमें क्या आ जाते हैं एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस, मतलब ऑलमोस्ट बाकी जो इन सब में नहीं था सब इसमें आ जाता है। अगेन इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। भाई क्या होता है, स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहला स्टेप होता है इंजेशन, मतलब खाना मिलेगा मैं खाऊंगी, इंजेस्ट। दूसरा स्टेप है भाई खाना खा लिया है तो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट। फिर वो एब्जॉर्ब होगा, भाई हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे। फिर होता है एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स हमने अंदर ले लिए हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब एसिमिलेट होंगे, हर जगह पहुंचेंगे, राइट, और हर जगह उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए, जो एब्जॉर्ब हुआ है उनको यूज किया जाए। फिर आता है इजेशन। इजेशन माने कि भाई अब खा लिया है तो पचे हुए खाने को अब बाहर निकालना इज इजेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, तो इजेशन और एक्सक्रीशन सेम वर्ड्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन, फोटोसिंथेसिस ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है भाई, अगर तुम्हारे मन में फोटोसिंथेसिस आ रहा है, ये रिएक्शन तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सीधा याद करेंगे भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, ठीक है, क्या है, भरी सुबह में धूप है, धूप आ रही है किस पर, हमारे प्यारे प्यारे पौधों पे, ठीक है, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, CO2 है, सॉइल में से नीचे पानी भी है, तो CO2 वाटर और आपकी सनलाइट बनाती है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और भाई पानी भी रिलीज करती है। बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे हर जगह मेनली इन्होंने 6 की बैलेंसिंग की है, सिर्फ 12 की बैलेंसिंग वाटर में ही है। इन शॉर्ट बता रही हूं क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है हम केमिस्ट्री में तो बैलेंस ले रहे हैं, यहां तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो बैलेंसिंग में, तो डायरेक्टली याद कर लो, राइट, ग्लूकोज और तुम्हें बैलेंसिंग करनी आती है, वधिया। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, सीधा इस डेफिनेशन को इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, इट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में टू प्रिपेयर व्हाट, टू प्रिपेयर ग्लूकोज। और भाई जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, याद रखेंगे, और ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस पे जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया तुम्हारे बोर्ड्स में, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अधिकतर बच्चे गुल हो जाते हैं, मैम रॉ मटेरियल कैसे पूछ लिए। भाई रॉ मटेरियल मतलब वो सामान जिससे वो प्रोसेस होगी। कहते हैं ना घर में अगर मम्मी खाना बना रही है तो सब्जी के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए, भाई मुझे टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सनलाइट एंड वाटर। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होना चाहिए, इट इज इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज द किचन ऑफ द सेल, ये ग्रीन टिश्यू है इनसाइड द यंग स्टेम। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में भी स्पेसिफिक जाते हो तो आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, डायग्राम को याद रखेंगे, इन्होंने डायग्राम में पूरा मेंशन किया है कि ये भाई आपकी एपिडर्मिस है, अंदर इन्होंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिखाए हैं, ठीक है, खाली स्पेस दिखाई है, स्टोमेटल पोर्स भी दिखाए हैं, तो डायग्राम को भी याद रखेंगे। चलिए अब आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा टॉपिक यार फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस आएगा तो तुम्हें डेफिनेशन, रिएक्शन, रॉ मटेरियल्स और तुम्हें ये तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, आइए तीनों स्टेप्स को याद करते हैं। भाई सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, क्लोरोफिल का आएगा, धूप धूप धूप, पौधे के पास क्या आएगी, लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन होगा। फिर वो लाइट एनर्जी जो आई है भाई उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है वो उसको, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, सब कुछ रिलीज होता है। फिर एट द एंड जो CO2 है, CO2 क्या बनाती है, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, क्या ग्लूकोज बना देती है। तो 3 स्टेप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को किसमें, हाइड्रोजन और वाटर में, और CO2 रिड्यूस होके क्या बनाई है, कार्बोहाइड्रेट, यहां पे वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, बिल्कुल पते की बात,
हाईलाइट कर देना एग्जाम में लिख रहे हो तो। फोटोसिंथेसिस बेटा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है, मतलब इट प्रोवाइड्स फूड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। फिर ये एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई कर देती है। कैसे? ये CO2 को कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन में बदल देती है, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जो शब्द मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे आते हैं अब हम। तो भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है सबसे पहले। अमीबा का तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है यार। ये अमीबा जी हैं। अमीबा जी को अगर कोई खाना दिख गया यहाँ पे कि ओ हो मजा आ गया, फूड देख लिया, तो ये अपनी बाहें फैला लेते हैं। क्या करते हैं अमीबा जी? अमीबा जी जो हैं, अमीबा बी जो हैं वो अपनी बाहें फैला लेते हैं कि यार मजा आ गया, मैं बाहें फैलाकर इस पर्टिकुलर चीज को अंदर ले लेता हूं और इसे खा जाता हूं। ठीक है, इट फॉर्म्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब एक्सटेंशन बनाता है और इसको अंदर ले लेता है। देखो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान रखना। तो ओके, न्यूट्रिशनल अमीबाइस, अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पानी में यूजुअली रहता है, हालांकि कहीं बहुत सारी जगह पाए जाते हैं बट मेनली इन वाटर। टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। जैसे ही इसको अंदर लेता है ये इसको एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंक दिया जाता है सेल के। अगर अमीबा पे आएगा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसको बना के आना है। क्या किया? पहला स्टेप इंजेशन, अंदर लेगा खाना। इसे खाना दिखा, उसको इंजेस्ट कर रहा है। इंजेस्ट करने के बाद उसे क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। स्यूडोपोडिया से अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल बनाएगा। ये देख रहे हो, फूड वैक्यूल। फिर इसको डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? बाहर निकाल देगा जो वेस्ट होगा, इजेशन। ओके, डायग्राम तुम्हें बनाना है, स्टेप्स भी लिखने हैं और इसे एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। भाई ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रॉपर, और ये डायग्राम बेटा अगर एग्जाम में आता है बनाया हो, बिकॉज बेस्ट है ना भाई। जब डायग्राम हम बनाते हैं एग्जामिनर को पता चलता है हमें कितनी नॉलेज है उसके बारे में। तो यहां पर क्या है, ह्यूमंस के अंदर एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और कुछ होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसके थ्रू पूरा डाइजेशन होता है। भाई खाना तो तुम मुंह से ही खाते हो, है ना भाई। तो भाई यहां से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले खाना जाता है माउथ में। माउथ में क्या है? हर जगह याद रखना, जब भी तुम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, जहां से भी खाना निकल रहा है उधर एंजाइम आ रहा है तो उसको याद रखेंगे, और प्रोसेस क्या हो रही है वो याद रखेंगे। तो भाई माउथ में क्या है? माउथ में एक एंजाइम रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है। सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है बेटा? ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। आपके मुंह में, अब देखो प्रैक्टिकली सोचना है, मुंह में अंदर क्या है? टीथ है और टंग है। तो टीथ और टंग बहुत हेल्प करते हैं। टीथ किसमें? खाने को चबाने में, ग्राइंडिंग एंड चूइंग में। टंग क्या कर रही है? खाने को पूरा सलाइवा में लपेट के रोल करके गले में डाल रही है, राइट, रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। फिर माउथ के बाद खाना कहां जा रहा है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या हो रहा है बेटा? सेम बोर्ड में लिख के आ सकते हो तुम, डॉट। ठीक है, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। पर यहां पे होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेटा एक तरीके का मूवमेंट होता है जिससे जो खाना है, ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है जिससे जो खाना है नीचे की तरफ मूव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां होता है ना? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। फिर आता है बेटा स्टमक में। याद रखेंगे स्टमक में 3 चीजें हैं। क्या क्या भाई? पेप्सिन है जो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। HCl है बेटा, जब तक HCl नहीं होगा पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि HCl का इंपॉर्टेंस क्या है? HCl बेटा नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर है म्यूकस। भाई एसिड पेट में रिलीज हो रहा है वरना पेट तो जल जाएगा, तो म्यूकस की लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिलीज होता है? लिवर भेजता है बाइल जूस, जो क्या करता है? फैट को तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियास क्या रिलीज करती है? पैनक्रियाटिक जूस। अब इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है।
फैट डाइजेस्ट हो रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है बेटा, उसमें आपके एंजाइम्स होते हैं 3 तरीके के। ट्रिप्सिन, यूजुअली मैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को याद करने के लिए ट्रिक बताती हूँ, तलप। तलप मतलब मैम तलप मची है पानी पीने की। ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। फिर आपके लाइपेस नाम से ही लिपिड्स का मतलब डाइजेशन करता है। फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट का करता है। अमाइलेज जहां भी आ जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट का करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। फिर ये लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स जो हैं, बाइल जूस मैंने बताया था फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाइजेस्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचेगा, एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन। मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन का काम एब्जॉर्प्शन में ही है। मेजर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, मेजर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में है। फिर रेक्टम में जाएगा, जहां पे आपका जो एक्सक्रीटा है वो वहां स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए। फिर बेटा एनस के थ्रू इजेक्शन हो जाता है। चलिए, अब यही चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वो यहां लिखी हैं कि सबसे पहले माउथ के थ्रू प्रोसेस शुरू होता है, वहां पे सलाइवरी अमाइलेज होता है। फिर ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। फिर स्टमक में 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हो रहा था। बाइल क्या कर रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक में तलप एंजाइम्स थे, याद रखेंगे। फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड एट द एंड एक्सक्रीशन, यही चीज लिखी है यहाँ। देन अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है यार, जो तुम ले रहे हो अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन, इससे तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी बॉडी एनर्जी बना रही है, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेकर। ऑक्सीजन अंदर लोगे और CO2 तुम बाहर छोड़ोगे। अब इसमें क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। गैसियस एक्सचेंज, भाई तुम्हारी बॉडी में O2 आएगी तो CO2 बाहर निकलेगी, राइट। तो ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन तुमने अंदर ली है बेटा वो एनर्जी बनाती है। कैसे बनाती है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड टू रिलीज एनर्जी। जो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है बेटा, ये क्या करती है, ये तुम्हारे खाने के साथ मिलती है और एनर्जी बनाती है और CO2 रिलीज कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट तुम्हें एकदम याद रखना है कि रेस्पिरेशन कहां कैसे हो रही है। अब इसको समझेंगे चार्ट को, बिकॉज मुझे पता है बहुत बच्चों को यहां दिक्कत होती है, ठीक है। याद करेंगे, जो ग्लूकोज है बेटा एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में टूटता है जो 3 कार्बन है। ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ये एनारोबिकली हो रहा है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है, एनएरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे एनर्जी बन रही है। अब पाइरूवेट जो है 3 तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। पहले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, पाइरूवेट से CO2, वाटर और एनर्जी। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों कंडीशन बेटा एनएरोबिक हैं। अगर नॉर्मल एनारोबिक की बात करें जो यीस्ट में होता है, तो उसमें बेटा बनती है इथेनॉल, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, CO2 और एनर्जी। अगर बेटा अपन बहुत तेज भागते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है, ठीक है। मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और एनर्जी बनती है। याद रखेंगे 2 एनारोबिक प्रोसेस थी इसमें, एक यीस्ट में और एक आपकी मसल्स में। एरोबिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, बाकी सारी साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज से पाइरूवेट कहां कन्वर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। कैसे हो रहा है, एनारोबिकली हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं। आ जाता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एनारोबिक मतलब एब्सेंस होगी। एरोबिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें CO2 और वाटर बनता है, इसमें अल्कोहल, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आपने रिएक्शन देख लो, ग्लूकोज टू पाइरूवेट से CO2 और H2O एनर्जी बनी। यहां पे देखेंगे
पायरुवेट से इथेनॉल और वाटर वाला और लैक्टिक एसिड वाला, वही सेम चीज लिखी है। चलिए, पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि सांस कहां से कहां ट्रेवल करती है, फटाफट मैम के साथ देखेंगे। नॉस्ट्रल्स, सांस कहां गई, नॉस्ट्रल से तुम अंदर लेते हो, फिर तुम्हारे नेजल पैसेज में जाती है, नाक के अंदर चली गई, वहां से तुम्हारी नेजल कैविटी, तुमने देखा तुम्हारे कभी नाक में हाथ डालते हो तो बाल भी होते हैं, चिपचिपापन भी होता है, जिससे तुम्हारी एयर प्योरीफाई होती है, राइट। उसके बाद तुम्हारा फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स बेटा एक कॉमन पाथवे है जहां से खाना हवा दोनों जा रही हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इट इज अ कॉमन पैसेज, है ना, फॉर एयर, इसमें भी। फिर आता है लैरिंग्स, एल फॉर लैरिंग्स, एल फॉर लाउड वॉइस, ठीक है, आपकी क्या है, ये आपका वॉइस बॉक्स है, यहाँ वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया में, जो है आपकी विंड पाइप, है ना। ट्रैकिया पे क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, मतलब आगे से तो कवर करेंगे पर पीछे से कवर नहीं करते हैं, पीछे से खुले होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज, तुम फील भी कर सकते हो, राइट। चलिए, फिर आता है ट्रैकिया से कहां आती है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है, ये भी क्या करता है, विंड पाइप के थ्रू, मतलब यहां से जो आया है पास होती जाती है गैसेस, ब्रोंकियोल्स तक आती हैं, ब्रोंकियोल्स से धीरे धीरे कहां जाती हैं, एल्वियोलाई में जाती हैं। एल्वियोलाई बेटा मेजर जगह है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब O2 अंदर आती है, CO2 टाटा बाय बाय हो जाती है, राइट। और एल्वियोलाई भी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। अब इनहलेशन और एक्सहलेशन में डिफरेंस, इनहलेशन मतलब सांस अंदर लेना, तो वॉल्यूम आपकी बढ़ेगी, भाई सीधी बात है, अगर तुम बलून में हवा भरते हो, है ना, तो क्या होता है, बलून फूलता है, तो ऑब्वियसली अगर इनहलेशन करोगे तो चेस्ट एक्सपैंड होगी, बलून से बाहर निकाल दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब सांस अंदर लोगे तो रिब्स बाहर अपवर्ड आ रही हैं और छोड़ोगे तो डाउनवर्ड आ रही हैं, ठीक है। डायफ्राम जो है, जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम फूल रही है, लंग्स फूल रही है, तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, फ्लैट हो रहा है, जैसे ही सांस छोड़ रहे हो डायफ्राम वापस ऊपर आ रहा है, कर्व्ड शेप का, डोम शेप्ड हो जाता है। फिर अगर सांस ले रहे हो तो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और याद रखेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर हम सांस ले रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाइज दी ऑपोजिट। फिर इनहलेशन और एक्सहलेशन का डायग्राम दे रखा है, देखो अंदर आ रहा है, डायफ्राम नीचे मूव कर रहा है, फ्लैट हो रहा है, यहां पे डोम शेप्ड हो रहा है डायफ्राम और बाहर निकल रहा है, राइट। चलिए, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कैसे हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं आप लोगों को। यहां देखेंगे, ये है बेटा आपकी एल्वियोलाई, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। अब ऑक्सीजन अंदर आई और ऑक्सीजन जो है बेटा आरबीसी पर, ठीक है, ये आरबीसी पे हीमोग्लोबिन होता है, इस पे बैठ के आपकी प्यारी ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है। और CO2 के साथ क्या होता है, जो CO2 है बेटा वो बॉडी से आती है, एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकल जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। यही चीज यहां लिखी है, एयर में ऑक्सीजन अंदर आती है, फिर वो हीमोग्लोबिन आरबीसी पे बाइंड करती है और बॉडी में चली जाती है। CO2 जो है ब्लड में आती है, फिर एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है। यहां याद रखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं। फास्ट बोल रही हो ना यार, ठीक है। चलो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बाहर से सांस ले रहे हैं, और जो भाई पानी में रह रहे हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो डिसॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर, इसलिए कहते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में बहुत कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होती है, याद रखेंगे 3 तरीके, स्टोमेटा से होती है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और जनरल बॉडी सरफेस ऑफ द रूट से होती है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ते हैं, भाई ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, दिस इज द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, द थर्ड लाइफ प्रोसेस, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई, ह्यूमन बीइंग एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ब्लड वेसल्स, ब्लड और लिम्फ, मतलब हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स और बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड और लिम्फ, इनके थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए, अब आपका हार्ट होता है बेटा, हार्ट का डायग्राम में दिखा देती हूं एक बार सिंपल, ठीक है। हार्ट का अगर बेटा
बताओ, बोलोगे मैम है ये कैसा डायग्राम बना रही हो आप। ठीक है, ये आपने बेटा हार्ट बना लिया। याद रखेंगे एट्रिया थोड़े छोटे बनाएंगे, है ना, एट्रिया थोड़े छोटे बनाएंगे, वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े बनाएंगे। अब क्या होता है यहां याद रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा बॉडी से वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा बॉडी से, ठीक है, नीचे वाली बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, ऊपर वाली बॉडी से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट साइड पे। यहां बेटा वाल्व खुलता है। राइट साइड पे कौन सा वाल्व होता है, वाल्व को याद रखने की ट्रिक देखेंगे, याद रखेंगे लैब रैट। लैब रैट माने लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड, माने यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगी। फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में चला गया। यहां से बेटा, यहां से याद रखेंगे, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास चला जाता है। कैसे जाएगा लंग्स के पास, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग्स क्या करेंगी, इसको प्योरीफाई कर देंगी और भेजेंगी लेफ्ट एट्रियम के पास थ्रू पल्मोनरी वेन, द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां पे कौन सा वाल्व होगा, बाइकस्पिड, लैब, ठीक है, यहां से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और यहां से बेटा अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, राइट। चलिए, फिर हार्ट क्या है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जो चैम्बर होते हैं बेटा वो सेपरेटेड होते हैं, इसमें सेप्टम होते हैं। अगर आप यहां देखोगे तो ये क्या है, एट्रिया को सेपरेट करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। चलिए, फिर क्या होता है बेटा, ब्लड जो है वापस ऊपर ना चला जाए तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तुमने देखी। फिर आती है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, पता होना चाहिए। आर्टरीज की क्या होती है, थिक वॉल होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और आर्टरीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती है, राइट, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को टूवर्ड्स, ब्लड को लाती हैं, गंदे ब्लड को हार्ट के पास। ये थोड़ी पतली होती हैं और इनके पास वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा, बहुत थिन होती हैं, पतली सी होती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं, मतलब सारा गैसियस एक्सचेंज, फूड, वाटर, हर चीज का एक्सचेंज होता है यहाँ से। ब्लड क्या है बेटा, एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, देन आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और क्या काम होता है बेटा ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन करना। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में, ब्लड कंपोनेंट्स में आ जाता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को बिठाता है अपने हीमोग्लोबिन पे और ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, आपका ब्लड क्लॉट कराने में मदद करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, फाइट करने में, एंटीबॉडी से मदद, मतलब एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमारी बॉडी में जर्म्स और फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करती है। फिर लिक्विड कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, येलो कलर का होता है बेटा, 90% वाटर और 10% इसमें थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जैसे प्रोटीन्स, आयंस। याद रखेंगे 3 प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। चलिए, फिर आता है लिम्फ। लिम्फ के बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है। लिम्फ क्या है, एक येलोइश, मतलब यूजुअली आप इसे कलरलेस फ्लूइड कह सकते हो। क्या होता है भाई, जैसे आपके यहाँ पे कुछ कैपिलरीज हैं, ओके, मान लीजिए ये आपकी बीच में एक टिश्यू स्पेस है, तो क्या होता है हमारी कैपिलरीज में से कई बार लीकेज हो जाती है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में से। किस चीज की लीकेज, प्लाज्मा की, प्रोटीन्स की लीकेज हो जाती है, आयंस की, जिसकी वजह से यहां पे टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वापस से कैपिलरीज के पास चली जाती है। तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स द एक्सेस बैक इनटू द ब्लड। वापस जो एक्सेस फ्लूइड है वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है। चलिए, डबल सर्कुलेशन क्या होता है भाई, 2 टाइप की डबल सर्कुलेशन क्यों होता है कि हमारी बॉडी 2 बार सर्कुलेट करती है ब्लड को। एक होती है पल्मोनरी, मतलब जो लंग्स से हो रहा है बेटा हार्ट वाला कनेक्शन, और एक है सिस्टमिक,
जब हमारी बॉडी से हो रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये रहा बेटा आपका हार्ट, बॉडी, और ये रही लंग्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा बॉडी से हार्ट में आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के पास जाता है सफाई होने, फिर लंग्स उसको हार्ट के पास भेजती हैं, फिर हार्ट उसको बॉडी के पास भेजता है। तो अगर आप देखोगे एक सर्कुलेशन इधर चल रहा है, एक सर्कुलेशन इधर चल रहा है, इसलिए कहते हैं डबल सर्कुलेशन, राइट। चलिए, फिर आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करता है बेटा? पानी का ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स का, और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। फ्लोएम क्या करता है? ये बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और इसमें एनर्जी यूज होती है। चलिए, ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन याद रखेंगे। इट इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट वाटर को लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपीरेशन क्या करता है बेटा? एब्जॉर्प्शन करता है पानी का। मान लीजिए ये एक पौधा है, इस पौधे को पानी एब्जॉर्ब करना है, तो ये नीचे पानी है, तो ट्रांसपीरेशन से क्या होगा? पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ पुल, जिस पुल को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। मान लो सूरज की कड़ी धूप आ रही है, तो यहां गर्मी की वजह से यहां से वाटर वेपर निकल रहा है, तो यहां एक प्रेशर आएगा, एक पुल आएगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। हाई टेम्परेचर, है ना, और रेगुलेशन इन प्लांट्स में। चलिए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेटा? जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से लेके पूरी बॉडी ऑफ प्लांट में, दैट इज ट्रांसलोकेशन। मतलब एक पत्ती में खाना बन रहा है और पूरी प्लांट की बॉडी में जा रहा है। अगर हम बात करें, अब आती है लास्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। हमारे अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई? दो किडनी होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर, दो यूरेटर और एक यूरेथ्रा। याद रखेंगे इस चीज को। अब ये डायग्राम है बेटा, डायग्राम्स याद रखने हैं। एक किडनी जो होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, एक किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इनके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये रहे बेटा आपके यूरेटर, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये रही यूरेथ्रा। यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, दैट इज वेना कावा। जो कनेक्ट कर रही है दैट इज रीनल वेन, और जो रेड वाली है दैट इज रीनल आर्टरी। चलो, अब एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई? एक्सक्रीशन में क्या होता है? इंपॉर्टेंट, रीनल आर्टरी जो है बेटा ब्लड, साफ ब्लड किडनी के पास लेके आती है। किडनी भी ब्लड को फिल्टर करती है ना। यूरिन भी प्रोड्यूस करना किडनी का ही काम होता है, जो यूरेटर्स के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। किडनी का फंक्शन क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। नेफ्रॉन क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये बहुत मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम भी है, एक छोटू सा डायग्राम मैं फटाफट से तुम्हें बना के दिखाती हूं। दिस इज बेटा बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ये है बेटा आपका पीसीटी। यहां पे आप आओगे तो एक ऐसा है, दिस इज लूप ऑफ हेनिले। फिर यहां पे आप आओगे, दिस इज डीसीटी, और यहां पे आ जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ओके, यहां पर एक गुच्छे ऑफ कैपिलरीज होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये बेटा आपका नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। चलो, अब कैसे यूरिन फिल्टर होता है बेटा? 3 स्टेप्स होते हैं। क्या 3 स्टेप हैं? देखेंगे। पहला स्टेप होता है बेटा फिल्टर होगा। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड यहां पे फिल्टर होगा। अब फिल्टर होने के बाद क्या होगा भाई? यहां से हर चीज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो यहां पे क्या हो रही हैं? अरे, सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब तुम्हारे यूरिन में, ठीक है, जब यूरिन बन रहा है तो उसके अंदर कहीं सारी अच्छी अच्छी चीजें भी बाहर ना निकल जाएं, तो यहां से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इधर से भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि भाई अच्छी चीजों को बाहर निकाल लो बॉडी में। और फिर क्या होता है? जो गंदी चीजें हैं जो बॉडी में जो नहीं चाहिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो इसके अंदर डाल के बाहर निकाल दो, जो नहीं चाहिए बॉडी में, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देयर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलिए, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है यार? बहुत लोग होते हैं जिनकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती, तो क्या होता है? उनके ब्लड में यूरिया हो जाता है। किसमें? उनके ब्लड के अंदर यूरिया रह जाता है। अब यार ब्लड में यूरिया है तो सफाई कैसे हो? तो
तो भाई इसके लिए एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, एक इंसान जो होता है बेटा, इसकी ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करते हैं इस मशीन से। यहां ये मशीन बेटा क्या करती है, इस ब्लड में से यूरिया को बाहर निकाल देती है, फिर हम इस ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर डाल देते हैं। चलो, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे कैसे होता है। ऑक्सीजन बेटा रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। बेटा वेस्ट जो होता है, अगर आपने देखा होगा लैटेक्स, रबर, ऐसे ना कुछ सिक्रीशन भी करता है प्लांट, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे गम्स, रेजिन्स, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक सॉइल में रिलीज कर देता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट बताओ, 5 पॉइंट दे रखे हैं, डॉट लिखाना। फिर आता है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, तुम डांस कर रहे हो, कैसे हो रहा है, 2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो डिपेंडेंट हैं। कौन से 2 सिस्टम होते हैं बेटा, न्यूरल प्लस एंडोक्राइन। ये दोनों सिस्टम साथ में काम करेंगे तो बेटा बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड रहती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। फिर आता है सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा, जो नर्वस टिश्यू बनाता है, जैसे आपके न्यूरॉन्स वगैरह। ओके, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये बेटा रहे आपके एकदम बाल जैसे डेंड्राइट्स। ये है आपकी सेल बॉडी, सेल बॉडी में है न्यूक्लियस, ये है बेटा पूरा एक्सॉन, और यहां पे है एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें शॉन सेल्स कहते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। फिर आता है बेटा न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू है। इसमें क्या क्या है, सेल बॉडी है बेटा, सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल को रिसीव करती है नर्व इंपल्स के। फिर एक्सॉन क्या करता है, उस नर्व इंपल्स को ट्रैवल कराता है। माइलिन शीथ क्या है बेटा, एक एक्सॉन के ऊपर नॉर्मली एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है। 3 टाइप के न्यूरॉन होंगे। सेंसरी, जैसे तुमने गर्म प्लेट पे हाथ रख दिया, उसे सेंस करा, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, राइट, जो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव हुआ। फिर सिग्नल को वापस तुम गर्म प्लेट से अपना हाथ हटा लेते हो, मतलब वापस जो इफेक्टर मसल तक सिग्नल पहुंचा रहा है, न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू मसल्स, दैट इज मोटर न्यूरॉन। फिर होते हैं रिले न्यूरॉन्स। बेटा रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, विच सेंड सिग्नल बिटवीन, जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिठाएगा, दैट इज अ रिले न्यूरॉन। चलिए अब आती है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। साइनैप्स क्या होता है बेटा, 2 न्यूरॉन के बीच की स्पेस को साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, 2 न्यूरॉन के बीच की। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बेटा, एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में जो जंक्शन बनेगी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलिए फिर क्या होती है, नर्व इंपल्स ट्रैवल कैसे करती है भाई, डेंड्राइट में आएगी, सेल बॉडी में इंपल्स आएगी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, वहां से बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, साइनैप्स में जाते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे लिखने को आ जाता है। तो याद रखेंगे केमिकल्स क्या रिलीज होते हैं बेटा, एनएमजे पर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। चलिए फिर बेटा एनएमजे क्या होता है, इसका डायग्राम दिखा देती हूं तुम्हें। मान लीजिए बेटा ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है, ये तुम्हारी मसल है। ठीक है, ये मसल है। तो छोटे छोटे यहां पे वेसिकल्स होते हैं, इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्स जो जगह होती है खाली, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, वहां रिलीज होते हैं और मसल्स को सिग्नल पहुंचाते हैं। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, है ना। चलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है भाई, 2 टाइप का होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन। ब्रेन के बेटा 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फिर आती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉर्मिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉर्मिक में 2 आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर बेटा ब्रेन की फोटो है ये आपकी, ओके, सेरिब्रम है, क्रेनियम एक कवरिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ छोटा सा एक। ये है बेटा तुम्हारा छोटू सा ब्रेन, ठीक है, तुम्हारा प्यारू सा ब्रेन। तो ब्रेन की सबसे बाहर की कवरिंग क्या है, दैट इज ब्रेन बॉक्स, जिसे तुम हड्डी कहते हो, क्रेनियम, बजा के देखोगे। फिर बेटा इसके अंदर होती हैं लेयर्स। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके बेटा लेयर्स होते हैं, जैसे ड्यूरा मैटर, फिर आती है बेटा एरिकनॉइड जो थोड़ी वेब्ड लाइक होती है, फिर आती है बेटा पाया मैटर। मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूं, दिस इज ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर, और इनके बीच में बेटा फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, और इन्हीं तीनों लेयर को कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब ब्रेन की कवरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन जो होता है बेटा हाईली कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ब्रेन किससे कवर्ड है? 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस से। मैंने आपको बता दिया ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर। उनके बीच में बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है कि तुम्हारे छोटे से ब्रेन को चोट ना लग जाए, कि भाई शॉक एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। और हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में बेटा आपके आता है सेरिब्रम। याद रखेंगे सेरिब्रम बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये क्या कर रहा है? तुम्हारी जितना बड़ा हिस्सा है भाई वो इंटेलिजेंस, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, मेमोरी, ठीक है, याद रखेंगे इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस कंट्रोल कर रहा है। देन थैलेमस। थैलेमस बेटा एक तरीके का रिले सेंटर होता है जो कनेक्ट कर रहा है हर जगह से सेरिब्रम से बाकी सारी चीजों को। हाइपोथैलेमस, तुम्हारे को भूख लग रही है, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हारे को नींद कैसी आ रही है, ठीक है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, हर चीज मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। फिर आता है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेटा मिड में ही रह गया है बेचारा, बीच में ही रह गया है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम बेटा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है जो तुम्हारी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है कि तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो कि नहीं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर सेरिबेलम खराब हो गया तो क्या नहीं होगा? बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। पॉन्स क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करते हैं ब्रेन के और यूजुअली रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या है? जैसे छींकना, रेस्पिरेशन, कफ होना, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? एक सडन एक्शन होता है, ये इनवॉलेंटरी होता है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, अचानक है। तुमने सांप देखा, तुम डर गए, अचानक, राइट, सडन है, इनवॉलेंटरी है। ये एक मैकेनिकल एक्शन है जिसमें तुम स्टिमुलस रिस्पॉन्स करते हो, स्टिमुलस टू द एनवायरनमेंट को। कांटा चुभ गया, आउच, पांव हटाया, हाथ पे गरम लग गया, आउच, सांप देखा, कूद गए, तो ये सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन है। आंखों में मिट्टी चली गई, अचानक से तुमने ऐसे भट 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 ब्लिंक करना शुरू किया, रिफ्लेक्स एक्शन है, राइट। रिफ्लेक्स एक्शन याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस से तुमने सडन रिएक्शन दिया, दैट इज एन एक्शन। आर्क क्या है? पूरा पाथवे, कि भाई मैंने गर्म चीज छुई, वो सिग्नल ट्रैवल किया स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहां से सिग्नल वापस गया, मैंने हाथ हटाया, दैट इज अ रूट टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन। जैसे तुमने क्या किया, रिसेप्टर, मान लीजिए मेरी आंखों में धूल आई, तो आई वहां पे रिसेप्टर हो गई। मैंने आंखों से सेंसरी न्यूरॉन जो है बेटा, रीले न्यूरॉन हमेशा बीच में आएगा, कनेक्ट कर रहा है मोटर न्यूरॉन से, फिर मसल के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई हाथ हटा ले वहां पे, और रीले न्यूरॉन्स कहां है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कर रही है। ये सब याद रखेंगे। ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेंसरी न्यूरॉन यहां पे क्या गर्म लगा तो टच रिसेप्टर काम में आए, फिर क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास गए, स्पाइनल कॉर्ड ने रीले न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई हाथ हटा ले, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क बेटा याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करती है, और इसमें ब्रेन से क्यों नहीं करती? क्योंकि ब्रेन में जाएगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स एक्शन में। एडवांटेज क्या है? ये हमारी बॉडी को बेटा क्विक रिस्पॉन्स देता है। मान लो बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो गरम पे गरम ही हाथ रहेगा, है ना, लगा रहेगा, फिर कांटा चुभा है तो चुभा रहेगा। भाई बॉडी में ये एक्शंस बहुत जरूरी है, एडवांटेज है ये। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी ने तो ब्रेन ने कंट्रोल कर ली, स्पाइनल कॉर्ड ने कर ली, प्लांट्स में कौन कर रहा है बेटा? तो प्लांट में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं। जैसे
अगर आप बात करेंगे इसके ग्रोथ मूवमेंट्स की, तो भाई ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होते हैं, मतलब प्लांट किसी भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में एक मूवमेंट करेगा। कैसे कैसे हो सकते हैं? फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट लाइट के टुवर्ड्स मूव करेगा, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट, कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स के टुवर्ड्स ग्रोथ, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब पानी के टुवर्ड्स, फिर एक होता है थिग्मो भी होता है, ये दे रखा है, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? टच के टुवर्ड्स, बट थिग्मो में ग्रोथ नहीं होती है, राइट। जैसे टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, जिसे कहते हैं छुई मुई, जिसको छुओगे तो बंद हो जाता है, वो ग्रो नहीं करता है ना। तो थिग्मोट्रॉपिज्म में ग्रोथ नहीं होती है, बट मूवमेंट जरूर होता है। फिर प्लांट हॉर्मोन्स, बेटा आपके हॉर्मोन्स दे रखे हैं यहाँ पे आई थिंक एक फिफ्थ हार्मोन नहीं दे रखा है इन्होंने, तो मैं यही लिख देती हूँ। फिफ्थ हार्मोन है बेटा इथाइलिन, ठीक है। यहाँ पे सबके फंक्शन दे रखे हैं, एक एक करके बताती हूँ। ऑक्सिन क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सिन यूजुअली सेल इलोंगेशन, मतलब आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करता है पौधे की, ठीक है। गिबरेलिन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ द स्टेम और सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द स्टेम और सीड जर्मिनेशन में। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन करता है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन बेटा इनिबिटर होते हैं। ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये ग्रोथ इनिबिटर्स हैं। ये क्या करेगा? ग्रोथ को इनिबिट करेगा। और इथाइलिन क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कि भाई फ्रूट को पकाने का काम करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, दैट इज डन बाय इथाइलिन। ये आपके 5 हॉर्मोन्स हैं। चलिए हार्मोन क्या होता है बेटा? मान लो ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, इसको इधर तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हार्मोन्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। पर भाई हार्मोन्स जो हैं किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं? या तो डायरेक्ट खाली स्पेस में, या डक्ट के थ्रू। मैं एक प्रॉपर डक्ट बना दूं तो इसी टाइप में 2 ग्लैंड्स होती हैं हमारी बेटा, दैट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन क्या होती हैं? विच आर कॉल्ड एज डक्टलेस, ठीक है, डायरेक्ट सिक्रीशन पोर करती हैं, जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसकी लोकेशन देखेंगे, ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड को क्या फंक्शन करवाने में मदद करेगा। एफएसएच क्या करेगा? फीमेल्स के अंदर ओवा बनाने में, ओव्यूलेशन में मदद करेगा, रिलीज ऑफ ओवा में। फिर टेस्टिस क्या करती है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? स्पर्म्स बनाता है, मेल में बाल आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, वो सब। ओवरी बेटा एब्डोमिनल कैविटी फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, क्या करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करता है, एग प्रोडक्शन करता है, फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, सब कुछ। नेक्स्ट पैनक्रियास क्या है बेटा? स्टमक के पास है, इंसुलिन सिक्रीट करती है। मतलब भाई कितने क्वेश्चन आते हैं पैनक्रियास पे, मैं क्या बताऊं। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हार्मोन है जो अगर नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, राइट, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, एड्रीनलिन रिलीज करती है, विच इज कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब तुम्हें डर लगना, एक्साइटमेंट होना, वाओ, है ना, ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस महसूस करना एड्रीनलिन से होता है। थायराइड ग्लैंड बेटा नेक में प्रेजेंट होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, राइट। चलिए फिर चैप्टर आता है आपका थर्ड, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है बेटा। एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक नई प्रोजेनी को बर्थ देता है, ठीक है। तभी तो तुम्हारी आगे जायदाद किसको दोगे? जब आगे लोग पैदा होंगे। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धरती पर न्यू स्पीशीज नहीं आ पाएंगी। अब सिग्निफिकेंस, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए।
तभी तो बेटा एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। कैसे होगा? ऐसे, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा नहीं होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तुमने देखा हम सब एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम में वेरिएशन है, हम सबकी शक्ल अलग लगती है ना, सब लोग की शक्ल अलग है, सबके फीचर्स अलग है। इवन तुम्हारे भाई बहन में, मतलब ट्विंस को हटा दो तो हर किसी में कोई ना कोई डिफरेंस है। तो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डिजाइन डिफरेंट है। सर्वाइवल, भाई हर कोई ऑर्गेनिज्म अलग कंडीशन में सर्वाइव करता है। भाई अगर मुझे कोई कह देगा भाई आरुषि मैम आप जाकर ना पानी में रहो 10 दिन, तो भाई मेरी बॉडी उस हिसाब से अडेप्टिव नहीं है, वहां फिशेज रह रही हैं। भाई मेरे को कोई फिश को कह देगा जा भाई पेड़ पे रह ले, तो भाई हर ऑर्गेनिज्म अपनी कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, राइट। तो एवरी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो सरवाइव करते हैं एनवायरमेंट को वेरिएशन करके, अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी वो उस एनवायरमेंट में रह पाएंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो होती हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आता है यूजुअली कि डिफाइन करो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एग्जांपल्स बता दो। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? न्यू स्पीशीज बनेगी एक सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट होगा, मतलब मम्मी पापा नहीं है, सिर्फ एक ही है, ओके, मतलब अपुनीच भगवान है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं और उसी से न्यू इंडिविजुअल बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है। सबसे पहले देखते हैं फिजन। फिजन की डेफिनेशन यहाँ देखेंगे, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक या दो उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स बना लेता है। तो यहाँ दो टाइप की फिजन है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से दो इंडिविजुअल बन रहे हैं। मल्टीपल फिजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल प्रोजेनी बन रही है, ठीक है। याद रखेंगे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल में अमीबा और पैरामीशियम है, और मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम है। मेजर चीजें याद रखने वाली। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, अमीबा, ये देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? सिस्ट बनाता है, इसमें मल्टीपल। क्लियर? चलिए, बडिंग क्या होती है बेटा? एक मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक बड बनाता है, इस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें एग्जांपल है हाइड्रा एंड यीस्ट। इसमें आप डायग्राम देखोगे तो हाइड्रा ऐसे, यीस्ट अपने ऊपर बड उगाता है, उस बड से नया ऑर्गेनिज्म बनता जाता है। रीजनरेशन क्या होता है भाई? एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो प्लानेरिया, इसने क्या किया? अगर मैं प्लानेरिया को 3 हिस्से में काट दूं अलग अलग, तो क्या होगा? मैं 3 हिस्से में काटा, इन 3 हिस्सों से पूरा एक नया प्लानेरिया बन जाएगा, 3 नए प्लानेरिया बन जाएंगे। मतलब किसी एक बॉडी पार्ट से पूरा बॉडी रीजनरेट हो जाएगा। स्पेशलाइज सेल रीजनरेट द सेपरेट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल याद रखेंगे, मैंने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ, डायग्राम के साथ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, प्लानेरिया और स्टारफिश। हाइड्रा याद रखेंगे दोनों करता है। क्या करता है? दो चीजें करता है ना। बडिंग भी कर रहा था, राइट। बडिंग के साथ ही क्या कर रहा है? रीजनरेशन भी कर रहा है। चलो फिर यहां देखिए प्लानेरिया, ये देखिए हाइड्रा। फिर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माने एक ऑर्गेनिज्म जो है, ये स्पाइरोगायरा, ये अपने छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में खुद को तोड़ के एक नया इंडिविजुअल बना देगा। इसमें स्पाइरोगायरा और फ्लैट वर्म का एग्जाम्पल है। डायग्राम ये रहा, पता होने चाहिए डायग्राम। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, कि भाई राइजोपस क्या है? मान लो ये एक ब्रेड का टुकड़ा है, तुमने बहुत दिन तक ब्रेड नहीं खाई, तो इस पर क्या होगा? राइजोपस उग जाएगा, राइजोपस। और ये क्या करता है? स्पोर्स ये फटता है और स्पोर्स को रिलीज करता है, और जहां भी ये स्पोर्स गिरेंगे वहां पे नया राइजोपस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, म्यूकर एंड पेनिसिलियम, ठीक है। आपको बेटा लेबलिंग आनी चाहिए पूरे राइजोपस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं दैट इज स्पोरेंजियम, ये जो है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और ये बेटा नीचे कनेक्टेड है जैसे राइजोइड स्टोलोन, ठीक है। चलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? मतलब मैं पौधे के किसी भी हिस्से को काट कर कहीं उगाऊंगी तो एक नया पौधा उग जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा गुलाब जो होता है, रोज,
अगर तुम रोज की स्टेम काट के किसी गार्डन से अपने घर में उगाओगे तो रोज उग जाते हैं। तो उसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एग्जाम्पल्स को याद करेंगे कि रूट से कौन क्या क्या उगता है, धालिया, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, स्टेम से जिंजर, पोटैटो, अनियन, लीव से ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। चलिए ये देख सकते हैं आप ब्रायोफाइलम बेटा, इसके यहाँ पे बड्स हैं, ये गिरता है नीचे तो एक नया पौधा उग जाता है। नाइस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। कटिंग, पहले तुम कट करके भी कर सकते हो। ठीक है, कटिंग में क्या क्या आता है, रोज, क्राइसैंथियम एंड ग्रेप्स को कटिंग से उगा सकते हो। लेयरिंग, लेयरिंग से तुम लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनवेलिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग में तुम एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लपेट देते हो, बांध देते हो, जिसमें आपके एप्पल और पीज और मैंगो का एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से फायदा क्या हो रहा है, हम बहुत कम समय में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हेल्प्स इन प्रोपगेशन, हम बिना सीड्स के पौधा उगा पा रहे हैं नया। फिर आता है बेटा डिसएडवांटेज, भाई कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही है, नो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब ऑर्गेनिज्म में अगर डिजीज हो गई तो उसकी हर प्रोजेनी में डिजीज होगी। फिर कोई न्यू कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वही कैरेक्टर्स चले आ रहे हैं, कुछ वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। फिर टिश्यू कल्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल। मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे का मैंने कोई भी टुकड़ा ले लिया, मान लो ये पत्ती ले ली, तो इस पत्ती को मैं कह दूंगी एक्सप्लांट। इस हिस्से को मैंने लिया और मैंने एक टेस्ट ट्यूब में इस पत्ती को न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, सुक्रोज, ठीक है, अगार अगार बहुत कुछ डाल दिया। अब समय के साथ क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा जिसे कहते हैं कैलस, जिससे आपकी स्टेम और रूट्स निकलने लगेंगी। धीरे धीरे बेटा ये पूरे पौधे में डेवलप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक प्लेट में, एक कंटेनर में ऐसे ही मल्टीपल पौधे उगा देंगे, जिसे कहते हैं, सेम पौधों को उगाने को माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, यही है टिश्यू कल्चर। आप एक न्यू प्लांट को उगा देते हो, इस टेक्निक में आप न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हो जो कि बहुत सारे केमिकल से बना होता है। फिर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कैलस बनता है। फिर अगर बेटा आप उसको कंटिन्यूस देखेंगे तो उससे स्टेम, रूट निकलते हैं, फिर एक मेच्योर प्लांट बन जाता है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और फटाफट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फिर एडवांटेज, लेस टाइम में फटाफट ग्रो कर जाता है। प्रोपगेशन मतलब विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, तुम बिना सीड्स प्रोड्यूस करे ऑर्गेनिज्म डेवलप कर पा रहे हो, सेम एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले एडवांटेजेस हैं। प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब जो पेरेंट में था वही बच्चे में आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई वेरिएशन ही नहीं है। डिजीज अगर पौधे में है तो बच्चे में भी आ जाएगी, कोई एवोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट हैं, एक मदर है एक फादर है। मान लो एक स्पर्म है एक ओवा है, दोनों फ्यूज होके बेटा क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, देयर आर 2 मेजर प्रोसेसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है, वेरिएशन भी आती हैं और न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट भी होता है। चलिए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें फ्लावर में, तो एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई, मेल पार्ट देख लेंगे पहले। तो मेल पार्ट में क्या होता है, एंथर है, ठीक है, फिलामेंट है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या कहते हैं, स्टेमन। फीमेल में क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और इनको मिलाकर क्या कहते हैं, पिस्टल। मिलाकर क्या कहते हैं, पिस्टल। पिस्टल में क्या आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, हमें अगर रिप्रोडक्शन कराना है पौधे में, मतलब इसके एंथर से पोलिन ग्रेन को हमें फीमेल तक पहुंचाना है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, याद रखेंगे एंथर से स्टिग्मा में। इट टेक्स प्लेस बाय, अब पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, हवा से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है,
पानी से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, जब एक पौधा, मान लीजिए आपको सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, ठीक है, दैट इज ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी बताती हूं क्या होता है। मान लीजिए ये एक पौधा है, इसमें एक फूल है, ये दो फूल हैं, पौधा बनाया। अगर ये पौधा बेटा खुद को ही एंथर प्रोड्यूस करके खुद के ही स्टिग्मा पर पॉलिनेशन कर रहा है, दिस इज ऑटोगैमी। और अगर ये पोलन प्रोड्यूस करके सेम पौधे के ही दूसरे फ्लावर से स्टिग्मा पर जाके बैठ रहा है, हो तो सेल्फ पॉलिनेशन ही रहा है, प्लांट वही है पर यहां पे फ्लावर अलग है। अगर सेम ही फ्लावर पे हो रहा है ऑटोगैमी, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है, दैट इज जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, सेम फ्लावर, यहां पे क्या है, अनदर फ्लावर, पर हो सेल्फ पॉलिनेशन रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल याद रखेंगे, पी, व्हीट, राइस और चाइना रोज, एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एडवांटेज देख लो सेल्फ पॉलिनेशन के कि भाई सेम स्पीशीज की कंटिन्यूटी रहेगी, पेरेंटल कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे, नेसेसरी है। अगर आप देखोगे तो एक ही प्लांट में जा रहा है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही है ना, कोई अलग फ्लावर नहीं चाहिए, कुछ अट्रैक्ट करने वाले फीचर्स नहीं चाहिए कि भाई इंसेक्ट का वेट करना है। डिसएडवांटेज, कोई न्यू वेराइटी नहीं आएगी, कोई वेरिएशन नहीं है, पौधे में डिजीज हो गई तो पूरे पौधे के हर फ्लावर में हर जगह डिजीज हो जाएगी, ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक पौधा प्लांट नंबर 1 से प्लांट नंबर 2 मतलब पौधा ही अलग हो गया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है इसका एडवांटेज, हेल्दियर ऑफस्प्रिंग है, सीड्स जो प्रोड्यूस होगा बेटर क्वालिटी का, बेटर वेराइटी, मोर अबंडेंट प्रोडक्शन, वेरिएशन होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कि हवा चले, कोई इंसेक्ट आए, कोई एनिमल आए, कोई पानी में बहाए तो होगा पॉलिनेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। अगर आप पौधे में बात करेंगे तो जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा, आगे जाके वो उसकी ओवरी से मिलेगा तो वो जाइगोट बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है, ठीक है, फॉर्म्स इनटू एम्ब्रियो। और क्या होता है, देखो एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो देन डेवलप्स इनटू अ सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये एम्ब्रियो सीड में बनेगा, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम है बेटा, आपको पता होना चाहिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन आता है। तो अब जर्मिनेशन क्या होता है, यहां देखेंगे इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ। एक सीड जब बनता है बेटा, सीड दो टाइप के हो सकते हैं, क्या होता है, मोनोकॉटिलीडन, डाइकोटिलीडन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ आप देखोगे कितने कॉटिलीडन दिख रहे हैं आपको, दो, एक इधर एक इधर। ये जो है प्लिम्यूल, ये है रेडिकल। प्लिम्यूल से क्या होता है, स्टेम बनेगी, रेडिकल से क्या है, शूट मतलब रूट बनेगी, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल का स्पर्म आएगा, फीमेल का ओवा आएगा, फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा। यूजुअली बेटा एक फीमेल और मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी एज में आते हैं, 13 से 14 ईयर्स में फीमेल्स के अंदर मेच्योरिटी आती है, ठीक है। 10 से 12 साल मतलब एक एज है प्यूबर्टी, जिसमें प्यूबर्टी हिट होती है। फीमेल्स में 10 से 12 साल में मेच्योरिटी, मेल्स में 13 से 14 साल में सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है। सेक्सुअल मेच्योरिटी मतलब कि भाई हेयर ग्रोथ होने लगेगी, अंडर आर्म्स में बाल, बॉडी पे बाल, प्यूबिक रीजन में बाल, फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। फिर थिनर हेयर ऑन लेग्स, आर्म्स, स्किन पे जैसे पिंपल आते हैं प्यूबर्टी में, ठीक है, सारे फीचर्स होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं भाई, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, निपल्स का कलर डार्क हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, मेल्स में दाढ़ी वाड़ी आने लगती है, ठीक है, वॉइस भारी हो जाती है, पेनिस जो होता है इरेक्शन मतलब होता है ना, इरेक्शन बिगिन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इनलार्जमेंट होने लगता है पेनिस के साइज का। प्यूबर्टी क्या होती है बेटा, एक एज होती है जब सेक्स हार्मोन और गैमेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं सबसे पहले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा क्या क्या आता है आपके, हम हर चीज को देख लेते हैं। मेजर है आपकी टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है,
टेस्टिस बेटा ये है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर होती है टेस्टिस। मतलब ये रहा स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये रही टेस्टिस, और टेस्टिस से लिपटा होता है एपिडिडाइमस। ठीक है, टेस्टिस से क्या होता है, एपिडिडाइमस जुड़ा हुआ है। अब यहीं से स्पर्म बनता है, और स्पर्म बनके वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करता है। तो हर चीज को देखेंगे, टेस्टिस क्या है बेटा, एक पेयर में होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है बेटा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना। एपिडिडाइमस क्या है, टेस्टिस से चिपका हुआ एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर बेटा वासा डिफरेंस होती है जो स्पर्म को कैरी करती है। यूरेथ्रा बेटा एक कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। मेल्स के अंदर स्पर्म भी यहीं से ट्रैवल करेगा, यूरिन भी यहीं से ट्रैवल करेगा, कॉमन डक्ट है। ओके, फिर क्या आता है, पेनिस। बेटा पेनिस जो है एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि किस लिए काम आता है बेटा, एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मेल के स्पर्म्स फीमेल तक पहुंचाने में काम में आता है। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है बेटा, जब स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस जो होती हैं सारी ग्लैंड्स की, आपकी 3 ग्लैंड हैं, सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करते हैं बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ये एसिडिक जो मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, जो ये सिक्रीशंस होती हैं। फिर स्पर्म बेटा बहुत मिलियंस में सिक्रीट होता है। एक स्पर्म सिर्फ 24 से 48 आवर्स तक एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जिंदा रह पाता है। चलिए, स्पर्म में क्या होता है, हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यूट्रस है बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे आपके ओवरी है, ये रीजन सर्विक्स है, फिर वेजाइना है। ठीक है, डायग्राम बनाने को आ सकता है। ओवरीज क्या है बेटा, एक पेयर होता है, दोनों साइड प्रेजेंट है। ओवरीज का 2 काम होता है, एक ओवा बनाना और हॉर्मोन्स बनाना। गैमीट बनाएगी और हॉर्मोन्स बनाएगी। फिर बेटा फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है, ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करना, राइट। फिर क्या है, यूट्रस क्या है, वूम्ब, जहां पे बच्चा पलेगा बढ़ेगा। ठीक है, वो पोर्शन है ये। फिर वेजाइना क्या है बेटा, एक ट्रैक्ट है जो नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, हमने डायग्राम में देखी थी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, हालांकि बर्थ कैनाल सर्विक्स प्लस वेजाइना होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है बेटा, जो पेनिस है उसके थ्रू स्पर्म्स जो हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वेजाइना तक पहुंचते हैं। वहां से स्पर्म बेटा ट्रैवल करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में बेटा होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो यूट्रस में जाके चिपक जाता है। फिर बच्चा बेटा 9 महीने तक यूट्रस में बड़ा होता है और इस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बेटा, जब मान लो स्पर्म नहीं आ पाया ओवा तक, तो भाई कोई भी यूट्रस में जाइगोट नहीं पहुंचा, विच मींस यूट्रस की जो लेयर है वो टूट के खून के फॉर्म में फीमेल्स के बाहर निकलती है। जब फीमेल्स को बेटा पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे कहते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसे कहते हैं मीनोपॉज। पर फीमेल्स को बेटा अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ फीमेल और फीमेल को मेंटेन करनी होती है। वो कैसे करेंगे, एसटीडी होती है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल और फीमेल का बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स। एड्स कैसे ट्रांसफर होती है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल और फ्रॉम प्लेसेंटा, मदर से फीटस तक। चलिए, अब मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, कि अगर कोई चाहता है कि उसे बच्चा नहीं करना है, बच्चे के बीच में गैप देना है, या वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो क्या क्या है। तो भाई मैकेनिकल बैरियर हैं जैसे कॉन्डम्स का इस्तेमाल, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स फीमेल्स में यूज होती हैं उनका इस्तेमाल। ठीक है, जिससे स्पर्म और ओवा मिल ना पाए, मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। केमिकल मेथड्स जैसे भाई ओरल पिल्स ले सकते हैं, फीमेल्स पिल्स खा सकती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव ना करें। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो हॉर्मोन्स होते हैं जिनके अंदर। फिर आती हैं बेटा आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जैसे कॉपर टी। ये बेटा यूट्रस के अंदर अगर फिट कर दी जाए तो ये कंटिन्यूसली कॉपर रिलीज करती हैं, जिससे अगर कोई स्पर्म अंदर आएगा तो वो मर जाएगा। सर्जिकल मेथड होता है बेटा वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी।
वैसेक्टॉमी मतलब मेल्स में वासा डिफरेंस, किसको काट दो, वासा डिफरेंस को काट दो और बांध दो। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को काट दो और बांध दो इस ट्यूबेक्टॉमी। याद रखेंगे, फीमेल्स में सर्जिकल मेथड है ट्यूबेक्टॉमी, मेल्स में है वैसेक्टॉमी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा द फोर्थ चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी में देखेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन कि भाई आपकी बॉडी में कोई वेरिएशन आ रही है, दैट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। आपकी मम्मी पापा से आपके अंदर कुछ चीजें आ रही हैं, दैट इज हेरिडिटी यार, मम्मी पापा से वो आप में आ रही है, राइट। ट्रांसमिशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस आना। फिर आप देखोगे दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक वेरिएशन, एक होते हैं गैमेटिक। सोमैटिक वेरिएशन मतलब तुम्हारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स, गैमेटिक वेरिएशन मतलब तुम्हारे जर्म सेल्स में वेरिएशन। ठीक है, ये कभी इनहेरिट नहीं होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं। चलिए, वेरिएशन क्या है बेटा, बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, एवोल्यूशन इससे हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जरूरी है। वेरिएशन किस वजह से हो सकता है भाई, क्रॉसिंग ओवर, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यार मम्मी के अंदर कुछ और फीचर हैं, पापा के अंदर कुछ और फीचर हैं, तो बच्चे में कुछ और आएंगे, है ना। भाई मान लो पापा का कलर बहुत डार्क है, मम्मी का कलर बहुत लाइट है, तो क्या होगा, जो बच्चा हो सकता है मीडियम कलर का भी पैदा हो सकता है ना। तो भाई ये सारी चीजें होती है, क्रोमोसोम्स के बीच में चेंजेस होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। फिर देखोगे मेंडल जो थे भाई, ग्रिगोर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पाइसम सटाइवम पे रिसर्च करी थी। हेरिडिटी चैप्टर बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे, याद रखने हैं कि भाई उसने सीड का शेप, ये हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये हैं रिसेसिव। सीड के शेप में डोमिनेंट क्या था, राउंड, मटर का दाना गोल होगा तो डोमिनेंट है, पिचका हुआ रिंकल्ड होगा तो रिसेसिव है। कॉटिलीडन अगर येलो कलर का होगा तो क्या है, डोमिनेंट, ग्रीन होगा तो रिसेसिव। फ्लावर का कलर व्हाइट होगा तो डोमिनेंट, वायलेट होगा तो रिसेसिव। पॉड जो छिलका होता है मटर का, अगर वो ढंग से बना हुआ एकदम प्रॉपर फुल तो इट इज डोमिनेंट, पिचका हुआ है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो रिसेसिव। कलर क्या है पॉड का, ग्रीन कलर जो है, अगर ग्रीन कलर का छिलका है तो डोमिनेंट, येलो है तो रिसेसिव। फिर स्टेम पे क्या होता है, एक्सियल पोजीशन होती है और टर्मिनल पोजीशन होती है। टर्मिनल मतलब एंड की पोजीशन, एक्सियल दूसरी। ठीक है, तो टर्मिनल क्या है आपका रिसेसिव, एक्सियल है डोमिनेंट। अगर टॉल पौधा है तो डोमिनेंट, छोटा पौधा है तो रिसेसिव। याद रखेंगे इन चीजों को। अब क्या रीजन है कि भाई इसने पी प्लांट को चुना, है ना। रीजंस की गार्डन पी प्लांट क्यों, इसकी छोटी लाइफ साइकिल है, एक बारी में बहुत सारे सीड्स देता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, और भाई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फाउंड होते हैं। ये एनटीएससी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, प्लस बोर्ड में भी आ सकता है। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मान लीजिए टी और टी है, तो ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही विजिबल होता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर को छुपा देता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोई 2 एलील्स अगर हेरिट हो रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, जैसे मेल से एक आएगा, भाई पापा से आपको कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, राइट, तो सेग्रीगेटेड कैरेक्टर्स हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ईच पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मेल और फीमेल से जो कैरेक्टर आ रहे हैं तुम्हें मम्मी से और पापा से, वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के सेम ही आ रहे हैं, हो सकता है मम्मी से कुछ आए, कुछ पापा से आए, सबसे इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा, जब आप एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते लेते हो, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, एग्जाम में बेटा क्रॉस बनाने अगर आता है तो तुम्हें डॉट ये बना के आना है कि सबसे पहले लिखोगे तुम पेरेंट, तुमने टॉल और डॉर्फ पेरेंट लिया, F1 जनरेशन तुमने बनाई, F1 जनरेशन बनी कैपिटल T स्मॉल t विच इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। फिर तुमने जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तुम पुनेट स्क्वायर बना के रिजल्ट निकालोगे। इसका रेशियो बेटा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1। इसमें आपको पता होना चाहिए 3 were tall, 1 was dwarf, 1 was pure tall, homozygous tall,
होमोजाइगस ड्वार्फ रिसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस है हाइब्रिड, मतलब ये वाला है 2। ठीक है, ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है यार रेशियो में, कि कौन सी चीज क्या है, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को पूछ सकता है तुमसे। क्लियर? चलिए, फिर बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब तुम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो और उनको ब्रीड कराते हो। डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा एक याद रख लेना, स्पेशली जो एनसीईआरटी में है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड के बीच में क्रॉस को खुद से ड्रॉ करके देख लेना, एग्जाम में आ जाता है बहुत बारी। इसमें याद रखेंगे फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 होता है। 9 क्या है, कितने राउंड येलो थे, 3 क्या है, कितने राउंड ग्रीन थे, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये रेशियो बेटा रटने से कुछ मतलब नहीं है, ड्रॉ करना आना चाहिए, ड्रॉ करके देखोगे तभी रेशियो अपने आप याद हो जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, इसको 3 पार्ट में याद करो हमेशा, 1:2:1, फिर 2:4:2, मतलब 3 पार्ट्स में याद करा रही हूं, एंड 1:2:1, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज जीनोटिपिक रेशियो। नॉर्मली इतना पूछते नहीं है, फिनोटिपिक पूछा जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बच्चे का, सेक्स ऑफ द चाइल्ड किस पे डिपेंड करेगा, कि मेल बच्चा पैदा होगा कि फीमेल पैदा होगी, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देयर आर दो फैक्टर डिफाइन करते हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, कि कौन से टाइप का क्रोमोसोम आ रहा है, बच्चे में XX आ रहा है, XY आ रहा है। ठीक है, तो भाई फीमेल्स में अपनी पूरी बॉडी, ह्यूमंस में देखोगे देयर इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें आपके 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, और आपका एक पेयर होता है 23rd पेयर विच इज एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, कौन डिटरमाइन करता है। मेल XY है, फीमेल XX है, क्रॉस बनाओगे तो 50% चांस है कि फीमेल हो, 50% मेल हो, पर ये सब किस पे डिपेंड करता है, Y क्रोमोसोम पे, कि मेल होगा कि फीमेल, एंड विच मींस सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दी फादर। लास्ट चैप्टर आता है बेटा आर एनवायरमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। इसमें याद रखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो है बेटा जिसमें तुम्हारी लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें एक साथ हैं। जैसे मेरा ये क्लासरूम, मेरे पास टीवी है, पानी की बोतल है, बोर्ड है, पेपर है, लाइट्स हैं, तो ये मेरा इकोसिस्टम है ना, मैं मेरी मर्जी से बना सकती हूँ। तो इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बनता है। बायोटिक माने लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक माने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मैंने बता दिया आपको, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में क्या आ जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, CO2। फिजिकल फैक्टर्स जैसे भाई pH, टेम्परेचर, सारी चीजें। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे ठंडी है, गर्मी है, बारिश है। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स जैसे हम जो खाना खाते हैं। कंज्यूमर्स 3 टाइप के यहाँ पे आपके बहुत सारे टाइप के कंज्यूमर्स दे रखे हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ घास फूस खाते हैं जैसे गाय, बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, डियर, ग्रासहॉपर। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे हर्बीवोरस जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर से। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं जैसे लायन, फ्रॉग, वल्चर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर्बी, कार्निवोरस क्या कर रहे हैं, हर्बीवोरस पे फीड कर रहे हैं। कार्निवोरस यूजुअली टॉप ऑफ द साइकिल में भी होते हैं, लायन, टाइगर, हॉक टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं जैसे मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, एंट। दीज आर ऑल ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स। फिर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीकंपोजर्स से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। डीकंपोजर्स क्या होते हैं बेटा, जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। डेफिनेशन पे ध्यान देंगे एकदम कि दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर यहां देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स, ये क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं। सोचो डीकंपोजर्स अगर धरती पे ना हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो भाई धरती पे डेड एंड डीकेइंग को कौन कंज्यूम करेगा, राइट। फिर ये बहुत सारी न्यूट्रिएंट साइकिल्स का पार्ट होते हैं।
ये बेटा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए हैं यार, तुम बोर्ड एग्जाम में सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी लिखाओगे तुम्हारे नंबर कोई नहीं काटेगा। फिर क्या करते हैं, अगर एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर है तो अर्थ एक कचरे का भंडार बन जाएगी डेड ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट फूड चेन। फूड चेन क्या होती है भाई, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, एक चेन है, राइट। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी आपके हर कोई अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है। देन जो अपना इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स है। फूड चेन जो है बेटा बायोटिक कंपोनेंट से बनी होती है। एक टिपिकल फूड चेन में क्या होता है, एक टिपिकल फूड चेन में क्या होता है, आपको बेटा एग्जाम्पल लिखने आ जाता है एग्जाम में। जैसे ग्रास प्रोड्यूसर हो गई, ग्रास ऑपर ने ग्रास को खाया, इसको रैट खा गया। एग्जाम में आ जाता है राइट अ थ्री ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन, 4 ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन। अब इसमें ट्रॉफिक लेवल 1 है ग्रास, बिकॉज वो प्रोड्यूसर है, ग्रास ऑपर T2 है, रैट T3 है, स्नेक T4 है। इसमें ग्रास T1 है, इंसेक्ट T2 है, फ्रॉग T3 है, बर्ड्स T4 है। हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स होंगे। फिर ये बेटा क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन हमारे एनवायरनमेंट में चलती है। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन या फॉरेस्ट फूड चेन, पौधे को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। कोई तुमसे पूछ ले ग्रासलैंड में, तो भाई ग्रास को ग्रास ऑपर ने, फ्रॉग ने, फिर उसे स्नेक ने, फिर उसे ईगल ने। कोई पूछ ले एक्वेटिक फूड चेन, तो भाई क्या है आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऐसे मतलब आपकी एक्वेटिक फूड चेन भी बना सकते हो। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है पॉन्ड फूड चेन बनाओ। अब क्या होता है, देयर इज 10% एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। 90% एनर्जी जो होती है बेटा इज यूज्ड, ठीक है, बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल इन द लाइफ प्रोसेस। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया, ठीक है, ऐसे मैं मान लेती हूं एक बारी के लिए। तो मान लो यहां पे 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो क्या है 90% एनर्जी यूज हो जाएगी, सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी, विच मीन्स डिवाइडेड बाय 10 100 जूल्स यहां पे, डिवाइडेड बाय 10 10 जूल्स यहां पे, डिवाइडेड बाय 10 1 जूल यहां पे। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी जो है लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 90% जो होती है यूटिलाइज हो जाती है। वेरियस ट्रॉफिक लेवल, प्लांट्स जो है फर्स्ट, हर्बीवोरस सेकंड, कार्निवोरस थर्ड, और जो ज्यादा बड़े कार्निवोरस हैं उन्हें टर्शरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स या फिर एपेक्स प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। या आप देखिए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ऐसे आपकी पिरामिड हो जाता है प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल्स का। अब अलग अलग फूड चेन्स दे रखी हैं, आप लोगों के बेटा एग्जाम में बनाने आ जाती हैं, तो ये चार्ट तुम्हारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन बना दो। ट्रीज को क्या खाया, इंसेक्ट्स या हर्बीवोरस ने, फिर उसे लिजर्ड, बर्ड, फॉक्स कुछ भी, फिर सेकेंडरी मतलब बर्ड्स ने या वुल्फ ने खाया, उनको लायन या टाइगर ने खाया। एक्वेटिक, भाई एक्वेटिक फूड चेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे सारी फूड चेन तुम लिख लेते हो, एक्वेटिक फूड चेन एग्जाम में भूल जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन तो नाम रट लो कि फर्स्ट और सेकंड तो तुम्हें याद ही होने चाहिए, फिर उसको स्मॉल फिश, लार्ज फिश, शार्क, वार्क, तुम्हें जो लिखना है, ठीक है। फाइटो और जू याद रखेंगे। फिर ग्रासलैंड में ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, प्रीडेटर। डेजर्ट में श्रब्स को रैट्स ने खाया, स्नेक, प्रीडेटर, बर्ड्स। याद होना चाहिए, फूड चेन बनाने में मदद होती है। जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्ट होती हैं वो फूड वेब बनाती हैं। असली लाइफ में बेटा फूड चेन नहीं, फूड वेब ही प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। अगर आप देखोगे हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट या एक दूसरे पे। आप देख लो, अगर ये चूहा है, इस चूहे को हो सकता है स्नेक खाए, हो सकता है कोई और खा जाए यार, चिड़िया खा जाए, कोई भी खा सकता है, राइट। तो फूड वेब है। अब एनर्जी हमेशा बेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। अब आता है बेटा आपका एक टॉपिक था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मान लो कि कोई फर्टिलाइजर्स या कोई केमिकल्स पानी में मिले हुए, मान लो DDT, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। मतलब अगर ग्रास में 10 पार्ट्स पर मिलियन था,
तो डियर में 200, लायन में 5000। टॉक्सिसिटी बेटा बढ़ती जाती है ट्रॉफिक लेवल के साथ। टी फॉर टॉक्सिसिटी, टी फॉर जैसे ही ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। रिलेशनशिप में ज्यादा साल हो जाते हैं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ना, ऐसे कहते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे, राइट। हाउ डू एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरमेंट, भाई हमारे एक्टिविटीज से क्या इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे। सुना ही होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई है। हमारी धरती पे डायरेक्टली यूवी रेस हमारी स्किन पर लग सकती हैं, जिसकी वजह से बेटा स्किन कैंसर, आईज में कैटरैक्ट, इम्यून सिस्टम वीक होना जैसी चीजें हो सकती हैं। फिर बेटा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ऐसा हमने 1980s में ऑब्जर्व किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके एसी रेफ्रिजरेटर्स में से निकलते हैं वो काफी हार्मफुल होते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप ने कहा, एक एग्रीमेंट साइन किया कि सीएफसी का प्रोडक्शन कम कर दो धरती पे, वरना ओजोन बर्बाद हो जाएगी। अब हम मैनेज कैसे करते हैं वेस्ट को, भाई हम लोग वेस्ट को कैसे, सॉलिड वेस्ट अलग, इलेक्ट्रिकल वेस्ट अलग, मेडिकल वेस्ट अलग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग। तो अगर आप बात करेंगे दोनों टाइप के वेस्ट की, तो दो टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो बेटा ब्रोकन डाउन हो सके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, मतलब वो जैसे तुम्हारे किचन का कचरा, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, डीकंपोज हो सकते हैं, डीकंपोजर्स इन्हें खा सकते हैं, एनवायरमेंट इन्हें डीकंपोज कर सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। जो सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये आपके प्लास्टिक है, स्टील है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये धरती पर लंबे समय के लिए रहती हैं। अगर आप डोमेस्टिक वेस्ट देखेंगे, जैसे सीवेज का कचरा, एग्रीकल्चर का कचरा, डेड एंड डीकेइंग, पेपर, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो कवर हो गई हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूं, जैसे अगर बेटा आप सुबह एग्जाम के रिवीजन करते हो या आप एंड मोमेंट करते हो, कोशिश करो सारी चीजों को टिप्स पे पढ़ो, हर एक चीज को। आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में भी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओजोन के बारे में हर चीज, फूड चेन, फूड वेब, हर छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट हार्मोन्स हो गए और ब्रेन हो गया, आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, आपकी हर प्रोसेस की डेफिनेशन से लेके उसका डायग्राम और उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप हेरिडिटी में आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना आना चाहिए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, उसके एग्जांपल्स और उसके डायग्राम याद होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे हो रहा है वो याद होना चाहिए। फ्लावर के पार्ट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए और डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें सॉर्टेड है, तो आई होप आपकी बायोलॉजी एकदम सॉर्ट हो गई हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं आपका टाइम नहीं लूंगी बिकॉज एग्जाम टाइम इज हेयर एंड आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं, नोट्स में उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखो, हर चीज को एनालाइज करो और एग्जाम में लिख के आओ। रिप्रेजेंटेशन ही मैटर करती है, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो, भले ही ब्लू पेन यूज करो पर अच्छे से जमा जमा के। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, ताकि तुम्हारी हर चीज नीट एंड क्लीन लगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय एवरीबॉडी, टूडल्स।